नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नई वीडियो में। साथियों, आरपीएससी के पुराने प्रश्न पत्र अपन देख रहे थे, उसी क्रम में साथियों आज मैं लेके आया हूँ द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2016 का जो आरपीएससी द्वारा लिया गया प्रश्न पत्र है स्पेशल एजुकेशन से संबंधित। तो साथियों देखते हैं इसको बिना समय खराब किए, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि ग्रीनविच पर समय 6 बजे प्रातः यानी कि ग्रीनविच रेखा पर सुबह के 6 बजे में है एएम, तो किस देशांतर पर समय 11 बजे प्रातः एएम होगा। तो साथियों हमें पता है ये जो अपनी पृथ्वी है उसको अक्षांश और देशांतर में बांटा गया है। तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसे जीएमटी कहते हैं, तो साथियों इस रेखा के अगर अपन पूर्व में चलते हैं तो समय बढ़ जाता है और पश्चिम में साथियों अगर अपन चलते हैं तो समय कम हो जाता है। 1 डिग्री में साथियों 4 मिनट का यहाँ पे अंतर होता है। तो यहाँ पे चूँकि सुबह के 6 बजे हैं, बाद में इधर 11 बज गए, तो साथियों यहाँ पर समय की बात करें तो कुल 5 घंटे यहाँ पर समय हो गया। तो साथियों 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो साथियों यहाँ पर 5 घंटे हैं, तो इनको अगर अपन मिनट में कन्वर्ट करें, घंटे में करें, तो 15 चौक 60। तो साथियों यहाँ पर जो 15 डिग्री है वो इसका ये हो जाएगा देशांतर में मापदंड। तो 1 घंटे में साथियों 15 डिग्री का समय है, तो यहाँ पर चूँकि 5 घंटे बढ़ रहे हैं तो 15 चौक 60, 15 5 75। साथियों पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, यहाँ पर देशांतर हो जाएगा साथियों। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं साथियों, दूसरा प्रश्न, यदि पृथ्वी का घूर्णन बंद हो जाए तो प्रभावित होता है। साथियों अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या प्रभावित होगा। तो साथियों में पता है पृथ्वी 2 प्रकार की गतियाँ करती है, परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति। तो साथियों परिभ्रमण गति से दिन रात बनते हैं, जबकि परिक्रमण जो गति होती है पृथ्वी उससे ऋतुओं में परिवर्तन अपन को देखने को मिलता है। तो साथियों यहाँ पर अगर अपन देखें तो इसमें दिन और रात का जो बनना है वो प्रभावित होगा निश्चित रूप से। पृथ्वी अगर घूर्णन करना बंद कर देगी तो साथ ही पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय बल है वो भी इसमें प्रभावित होगा। साथियों रात और दिन की अवधि और ऋतुओं से इस पर परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि अपन घूर्णन की बात कर रहे हैं। तो साथियों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए और डी। आगे बढ़ते साथियों, तीसरा कथन है, सही कथन चुनिए। 4 कथन है, सभी अक्षांश रेखाओं की परिधि समान होती है। बी है, सभी अक्षांश रेखाएं ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। सभी अक्षांश रेखाओं का काल्पनिक समतल तल भूकेंद्र से गुजरता है। डी है, सभी अक्षांश रेखाएं लगभग समदूरस्थ होती है। तो साथियों यहाँ पर अक्षांश रेखाओं की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर देखें तो साथियों यहाँ पर केवल डी सही है, यानी जो सभी अक्षांश रेखाएं होती है वो लगभग समदूरस्थ यानी लगभग 111 किलोमीटर की इनकी दूरी होती है। और यहाँ पर जो सभी अक्षांश रेखाएं ग्लोब को 2 बराबर भागों में नहीं बांटती है, सिर्फ जो 0 डिग्री विषुवत रेखा होती है जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, यही पृथ्वी को साथियों 2 बराबर भागों में बांटती है, जो एक तरफ उत्तरी गोलार्ध और एक तरफ दक्षिणी गोलार्ध होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है, कॉनरेड अशांततें जिसके बीच विभाजन करती है। तो साथियों पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं उनसे संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर अगर अपन देखें तो जो कॉनरेड अशांततें हैं ये विभाजन करती है बाह्य और आंतरिक भूपटल को। अगला प्रश्न है 5वां, वेगनर के अनुसार एकाकी महाद्वीपीय पिंड को घेरे हुए वृहत महासागर का क्या नाम था। तो साथियों वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया था कि जो संपूर्ण पृथ्वी है वो पहले पेंजिया के रूप में मौजूद थी,
बाद में विस्फोटक हुआ, 2 टुकड़े हुए, गोंडवाना लेन, अंगारा लेन। तो साथियों पेंजिया के चारों तरफ जो जलीय राशि थी उसको साथियों नाम दिया था इसके द्वारा पैंथालासा। तो साथियों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पैंथालासा सेकेंड। छठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक आकस्मिक बल नहीं है? तो साथियों आकस्मिक बल की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर संपीड़न साथियों आकस्मिक बल नहीं है, जबकि भूकंप, ज्वालामुखी, अवधान ये तीनों साथियों यहाँ पर आकस्मिक बल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में से वायुमंडलीय संगठन में गैसों का कौन सा आयतन प्रतिशत का सही आरोही क्रम में? तो साथियों आरोही का मतलब होता है कम से अधिक की ओर, जबकि अवरोही का मतलब होता है अधिक से कम की ओर। तो साथियों यहाँ पर पूछा गया है कम से अधिक की ओर। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वायुमंडल में गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन। तो साथियों उसके बाद में फिर ऑक्सीजन, फिर उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड, फिर अन्य गैसें आ जाती है। तो साथियों यहाँ पर आरोही क्रम की अगर अपन बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन, फिर इसके बाद में साथियों यहाँ पर नाइट्रोजन गैस भी होती है जिसका लगभग 78% होता है, ऑक्सीजन का 21% होता है। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न 8वां, तापजन्य वायुदाब पेटियाँ हैं। तो साथियों वायुदाब की जो पेटियाँ हैं उनसे संबंधित प्रश्न है। तो जो पेटी तापजन्य है तो साथियों में पता है पृथ्वी जहाँ पर सूर्य की स्थिति अधिकतम जहाँ पे सूर्य सीधा चमकता है या 2 बार वर्ष में सीधा चमकता है तो ऐसे स्थान पर तापजन्य वायुदाब पेटियाँ पाई जाती है। तो साथियों यहाँ पर अगर अपन देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकेंड, यानी जो भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब जो पेटी है इसे तापजन्य वायुदाब पेटियाँ कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा सेकेंड। अरे अगला प्रश्न है 9वां, जलीय समीर चलती है। तो साथियों एक होती है जलीय समीर, एक होती है स्थलीय समीर। तो साथियों जलीय समीर की बात करती है तो ये दिन में जल से स्थल की ओर ये चलती है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक ज्वार परास जिसमें पाया जाता है। साथियों सर्वाधिक जो ज्वार परास है वह कौन सी खाड़ी में पाया जाता है? तो साथियों यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पंडी की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ जलधाराएं हैं, एक तरफ उनकी प्रकृति है। तो साथियों यहाँ पर देखें तो बेंगुएला की धारा शीत जलधारा है, कनारी की जलधारा साथियों ये कनारी की गर्म नहीं है, ये शीत जलधारा है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद जो अगुलास की जलधारा है ये गर्म है और हम्बोल्ट पेरू की जलधारा भी जिसे कहते हैं शीत जलधारा है। अगला प्रश्न है, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ नदी है, एक तरफ उसका उद्गम स्थल है। तो साथियों देखते हैं, दामोदर नदी की बात करें तो साथियों इसका उद्गम होता है छोटे नागपुर के पठार से। सोन नदी की बात करें तो सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक के पठार से। कावेरी नदी की बात करें तो साथियों इसका उद्गम होता है ब्रह्मगिरी से। और गोदावरी नदी की बात करें तो त्र्यंबक के समीप से इसका उद्गम होता है। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता का प्रतिशत। साथियों 2011 की जनगणना के आंकड़े भी अपने आप में एसएस में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 2 प्रश्न निश्चित रूप से साथियों आपको इनमें से जनगणना के आंकड़ों में से देखने को मिलेंगे। साथियों इसके सही उत्तर की बात करें तो पुरुष साक्षरता 82.14 और महिला साक्षरता 65.46। अगला प्रश्न है, हस्तांतरण भुगतान सम्मिलित किए जाते हैं। तो साथियों जो हस्तांतरण भुगतान है वो इनमें से किसी में भी सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। सही आंसर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपभोग व्यय एवं व्यक्तिगत बचत बराबर होती है। तो साथियों जो उपभोग व्यय और व्यक्तिगत बचत होती है किसके बराबर होती है? सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत खर्च करने योग्य आय के बराबर। अगला प्रश्न है, विशुद्ध निवेश होता है। तो साथियों विशुद्ध निवेश क्या होता है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। आगे बढ़ते हैं साथियों। 17वां क्वेश्चन है, यदि व्यक्तिगत आय 50,000 है, व्यक्तिगत आयकर 2,000 है, उपभोग 42,000 है और व्यक्तिगत ब्याज भुगतान 2,000 है और व्यक्तिगत बचत 4,000 है, तो साथियों खर्च योग्य आय कितनी होगी? तो साथियों यहाँ पर खर्च योग्य आय की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा 48,000।
अगला प्रश्न है 18वां, पसंद आर्थिक व्यवहार का मूलभूत है। पसंद आर्थिक व्यवहार का मूलभूत है क्योंकि साथियों इसमें क्या होता है, लोगों की आवश्यकताओं की तुलना में साधन कैसे हैं, सीमित है। अगला 19वां प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में उपभोक्ता की बचत के उदाहरण उपयोगी है। साथियों उपभोक्ता की बचत के उदाहरण किस में उपयोगी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कर नीति में। अगला प्रश्न है 20वां, सेटेरिस पेरिबस बताता है, क्या बताता है साथियों ये, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, निर्भर चर को प्रभावित करने वाले अन्य चरों का मूल्य अपरिवर्तित रहता है। तो साथियों ये है सेटेरिस पेरिबस। अगला प्रश्न है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, मुद्रा की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। साथियों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा F.A. वाकर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं 22वां क्वेश्चन, देशों के बीच तीव्र एकीकरण या अंतर संबंध कहलाता है। देशों के बीच जो तीव्र एकीकरण व अंतर संबंध होता है वो क्या कहलाता है, तो साथ इसका सही उत्तर हो जाएगा वैश्वीकरण। 23वां क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से कौन सा क्षेत्र अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। तो साथियों 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो साथियों भारत के दृष्टिकोण से अगर अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा रोजगार कृषि एवं सहायक क्रियाओं का जो उद्योग है उनसे संबंधित यहाँ पर रोजगार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है 24वां, भारत की नई विदेश व्यापार नीति की अवधि है। तो साथियों जो विदेश नीति आई थी 2015 में, उसकी जो अवधि थी उस समय वो 5 वर्ष थी 2020 तक, वर्तमान में इसको बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की बाहरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो साथियों उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी वृद्धि। 26वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित नहीं है। तो साथियों इनमें से कौन सा वाणिज्य बैंकों से संबंधित नहीं है, पहला इसमें वाणिज्य बैंकों से संबंधित नहीं है, जबकि जमाओं को स्वीकारना, विदेशी व्यापार को वित्त पोषित करना और शाखा सर्जन करना, ये तीनों साथियों वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित है। 27वां क्वेश्चन है, साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स के लेखक कौन है। तो साथियों साइकोपैथोलॉजी पॉलिटिक्स के लेखक यहाँ पर हैं हेराल्ड डी लासवेल। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक सिद्धांत के पतन में विश्वास नहीं करता। तो साथियों राजनीतिक सिद्धांत के पतन में विश्वास कौन नहीं करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आइजिया बर्लिन। साथियों ये आधुनिक दृष्टिकोण से संबंधित विचारक नहीं है, ये पतन में विश्वास नहीं करता है, ये उसके पुनरुत्थान से संबंधित है। जबकि डेविड स्टर्न, रॉबर्ट डर्ल, अल्फ्रेड गोबा, ये सभी आधुनिक दृष्टिकोण से संबंधित है, जो राजनीतिक सिद्धांत के पतन में विश्वास करते हैं या उसकी आलोचना करते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार की वैधता को मैक्स वेबर ने आधुनिक राज्य के लिए उपयुक्त माना। तो साथियों मैक्स वेबर ने वैधता के प्रकार बताए हैं, तो उसमें आधुनिक राज्य के लिए साथियों कानूनी और तर्कसंगत वैधता को उन्होंने उपयुक्त माना है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान किस अनुच्छेद के अंदर राज्य की परिभाषा दी गई है। तो साथियों संविधान के जो अनुच्छेद 12 है उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से मिलाना है। तो साथियों एक तरफ है अनुच्छेद, एक तरफ है अधिकारों के नाम। तो साथियों समानता के अधिकार की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। उसके बाद स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो ये हैं अनुच्छेद 19 से 22 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करें तो ये हैं 29 और 30 में। और संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की बात करें तो अनुच्छेद 32 में। साथियों अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य प्रतिस्थापित है। तो साथियों भारत के संविधान में मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, बाद में इन्हें जोड़ा गया था। तो संविधान के भाग 4 के अंतर्गत जो भाग क है उसके अनुच्छेद 51 क में इनको जोड़ा गया है। तो साथियों यहाँ पर 32वें में 4 सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 33वां, निम्नलिखित कथनों में से भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सही है। साथियों भारत के राष्ट्रपति के संबंध में जो सही कथन है वो है यहाँ पर 4 यानी 2, 3 और 4। तो साथियों यहाँ पर पहला गलत हो जाएगा। क्या है,
देखते हैं, राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है जिसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। दूसरा है, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल बनाते हैं जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। तीसरा है, उसके निर्वाचन में दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित हुए सदस्य भाग लेते हैं। चौथा है, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली गुप्त मतदान लागू होते हैं। तो साथियों इसके अंदर 2, 3, 4 सही है, पहला गलत है। तो साथियों क्योंकि इसके अंदर निर्वाचक मंडल में सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, सभी सदस्य इसके अंदर भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति के सवालों को हल करने के लिए प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान है। तो साथियों इसके अंदर कौन से अनुच्छेद में ऐसा प्रावधान है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 4 अनुच्छेद 254 के अंदर। 35वां है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है? तो साथियों तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख किसमें है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 127 में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन भारत की विदेश नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है, नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए सभी सार्क नेताओं को आमंत्रित किया गया था। दूसरा है, सुषमा स्वराज विदेश मंत्री का पद धारण करने वाली पहली महिला नहीं है। तीसरा है, बराक ओबामा पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बने। चौथा है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया। तो साथियों यहाँ पर जो गलत है वो है यहाँ पर सुषमा स्वराज विदेश मंत्री का पद धारण करने वाली पहली महिला नहीं है। साथियों ये पहली महिला विदेश मंत्री थी, बाकी इसके अंदर तीनों सही है। अगला प्रश्न 37वां, निम्नलिखित में से किस आम निर्वाचन में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया? तो साथियों कौन से आम चुनाव में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था? तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1999 के अंतर्गत, यानी पहला सही है। अगला है 38वां, किन संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स संस्थान कहा जाता है? तो साथियों यहाँ पर जो IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक दोनों को ब्रेटन वुड्स संस्थाएं कहा जाता है। अगला प्रश्न है 39वां, किसी भी समुदाय को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करने या निकालने की शक्ति प्राप्त है। तो साथियों ये शक्ति किसे प्राप्त है? किसी भी जाति को SC वर्ग में या ST वर्ग में शामिल करने की या निकालने की जो प्रक्रिया है, जो शक्ति है, जो अधिकार है वो किसके पास है? साथियों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संसद के पास। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक समाजशास्त्र की वास्तविक प्रगति के संबंध में सही नहीं है? पहला है, समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान है, समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, समाजशास्त्र एक आनुभविक विज्ञान है। तो साथियों यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर साथियों समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान नहीं है, ये अमूर्त विज्ञान है। बाकी विशुद्ध विज्ञान भी है, अमूर्त भी है और आनुभविक विज्ञान भी है। 41वां है, इनमें से समूह की कौन सी एक विशेषता का उल्लेख बीर स्टेट ने अपनी पुस्तक दी सोशल ऑर्डर में नहीं किया? तो साथियों समूह से संबंधित विशेषताओं का बीर स्टेट ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में किया है। तो साथियों किसका इनमें उल्लेख नहीं किया गया है? तो यहाँ पर साथियों जो लघु आकार के जो समूह है इनका उल्लेख इन्होंने नहीं किया है, जबकि समता की चेतना, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संगठन तीनों का यहाँ पर उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति इस प्रकार व्यवहार करते हैं जो कि अवैयक्तिक, विशिष्ट, प्रधान एवं व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं कहलाते हैं। तो साथियों उन्हें कौन से समूह कहते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय समूह। 43वां है, केवल वे परिवर्तन जो सामाजिक संगठन में होते हैं अर्थात समाज की संरचना एवं प्रकारों में होते हैं कहलाते हैं। तो साथियों वो क्या कहलाते हैं? 43वें का सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है 44वां, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज पुस्तक के जो लेखक है वो हैं साथियों M.N. श्रीनिवास। 45वां है, इनमें से कौन सा एक सांप्रदायिकता का कारण नहीं है? तो साथियों इनमें से सांप्रदायिकता का कारण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर राजनीतिक स्वार्थ इनकी वजह से सांप्रदायिकता हो जाती है। सामाजिक नियंत्रण, तो साथियों यहाँ पर सामाजिक नियंत्रण सांप्रदायिकता का कारण नहीं है, जबकि धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिक संगठन ये सब सांप्रदायिकता के कारण है।
अगला प्रश्न है 46वां, संतानम कमेटी किस सामाजिक समस्या के निवारण से संबंधित है? साथियों, संतानम जो समिति है वो है भ्रष्टाचार से संबंधित। 47वां है, इनमें से किसका संबंध एड्स वायरस के संचरण में अत्यंत जोखिम वाले समूहों से नहीं है? तो साथियों, अत्यंत जोखिम वाले समूहों से संबंधित नहीं है स्कूली बच्चे, जबकि वेश्याएं, मादक द्रव्य व्यसनी, समलैंगिक, ये इनसे संबंधित है। 48वां है, इनमें से कौन सा हिंदू आश्रम व्यवस्था की श्रेणी में नहीं आता है? तो 4 आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो साथियों, यहाँ पर वर्धा आश्रम इसकी श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हिंदू विवाह का एक लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है? तो साथियों, हिंदू विवाह का जो लक्ष्य है इनमें से कौन सा नहीं है? तो साथियों, इनमें से नहीं है अर्थ, जबकि धर्म, रति और प्रजा, ये तीनों इसके उद्देश्य हैं। 50वां है, जिस परिवार में व्यवहारिक और औपचारिक दोनों दृष्टि से सतह परिवार की मुखिया स्त्री यानी माँ के पास होती है, उसे क्या कहा जाता है? यानी उसे कौन से परिवार या व्यवस्था कहा जाता है? तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाएगा मातृसत्तात्मक परिवार। अगला प्रश्न है 51वां, मोक्ष मानव जीवन के चरम उद्देश्य एवं मानव की आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक है, ये किसने कहा था? तो साथियों, ये किसने कहा था? सही हो जाएगा KM कपाड़िया के द्वारा। यानी कि मानव जीवन का जो चरम उद्देश्य है वो है मोक्ष। अगला प्रश्न है 52वां, वैदिक संस्कृति में पंच महायज्ञों में से कौन सा एक यज्ञ गृहस्थ के द्वारा नहीं किया जाता? साथियों, 5 यज्ञ किए जाते हैं, उनमें से कौन सा यज्ञ नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर जो नहीं करने वाला है वो है पुत्री यज्ञ। अगला प्रश्न है 53वां, ये किसने कहा कि लोक प्रशासन कानून का व्यवस्थित एवं विस्तृत अध्ययन है? तो साथियों, ये परिभाषा किसकी है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वुड्रो विल्सन। 54वां है, लोक प्रशासन विकास में किस काल को सिद्धांतों का स्वर्ण काल कहते हैं? तो साथियों, सबसे पहले 1887 से 1926 राजनीति व प्रशासन का द्वितीय विभाजन, फिर उसके बाद में साथियों सेकंड जो चरण आता है वो आता है 1927 से 1937। इन्हें कहते हैं साथियों सिद्धांतों का युग, जिसे सिद्धांतों का स्वर्ण युग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन में सरकार की वह सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायिक शाखाओं से संबंधित है। तो साथियों, ये कौन सा दृष्टिकोण है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण। साथियों, लोक प्रशासन के 2 दृष्टिकोण हैं, संकीर्ण दृष्टिकोण और व्यापक दृष्टिकोण। तो साथियों, संकीर्ण दृष्टिकोण सिर्फ कार्यपालिका से संबंधित होता है, जबकि व्यापक दृष्टिकोण व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों से संबंधित होता है। 56वां है, इनमें से किसने राजनीति और लोक प्रशासन को पृथक विषय के रूप में माना है? तो साथियों, किसने इसे पृथक विषय के रूप में माना है? वो माना है वुड्रो विल्सन ने। साथियों, राजनीति और लोक प्रशासन के विभाजन का सबसे बड़ा प्रवक्ता भी वुड्रो विल्सन को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, एक तरफ विचारक है, एक तरफ पुस्तकें हैं, कौन सी पुस्तक इसमें सम्मिलित नहीं है? तो साथियों, यहाँ पर जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सेकंड, हर्बर्ट साइमन की ये पुस्तक नहीं है, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। जबकि इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एल डी वाइट की पुस्तक है, क्रिएटिव एक्सपीरियंस MP फोलेट की पुस्तक है, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन WF विलोबी की पुस्तक है। अगला प्रश्न है साथियों, पुस्तक प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड द्वारा लिखी गई है। तो साथियों, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेड W डिक्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, संगठन के सिद्धांतों को किसने लोकोक्ति कहकर आलोचना की है? तो साथियों, हर्बर्ट साइमन के द्वारा संगठन के सिद्धांतों को लोकोक्ति, मुहावरे कहा गया है। 60वां क्वेश्चन है, शास्त्रीय सिद्धांत संगठन को मानता है। साथियों, जो शास्त्रीय सिद्धांत है वो संगठन को कैसा मानता है? तो साथियों, एक बंद व्यवस्था मानता है। 61वां क्वेश्चन है, प्रत्यायोजन में अधीनस्थों को निम्नलिखित में से कौन सा एक सौंपा जाना चाहिए? तो साथियों, क्या सौंपा जाना चाहिए? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 3, कर्तव्य, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। 62वां है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो साथियों, एक तरफ सिद्धांत है, एक तरफ सिद्धांत का आहार देने वाला। तो साथियों, यहाँ पर तीसरा इसमें सम्मिलित नहीं है, जबकि वैज्ञानिक प्रबंधन
टेलर से संबंधित है। नौकरशाही सिद्धांत मैक्स वेबर से संबंधित है। आवश्यकताओं का 505 सिद्धांत अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं साथियों, 64वां लोकपाल एवं लोकायुक्त यहाँ पर जो 63वां है, अभिप्रेरणा का द्विघटक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो साथियों अभिप्रेरणा के एक घटक, द्विघटक, बहुघटक सिद्धांत है। तो द्विघटक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो साथियों ये दिया गया था हर्ज़बर्ग के द्वारा। अगला प्रश्न है 64वां, लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 के अनुसार लोकपाल कार्यालय में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है। साथियों अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 8। अगला प्रश्न है, सामान्य गे लोक सेवाओं के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो साथियों 2 प्रकार के लोक सेवक होते हैं, सामान्य और विशेषज्ञ। तो साथियों इनमें सामान्य लोक सेवाओं के विषय में कथनों पर विचार करना है, कौन से इनमें सही है। तो साथियों यहाँ पर ये चारों ही सही है, यानी कि वे अधिकांश रोज प्रशासनिक पदों पर कार्य करते हैं, वे कुछ संगठनों के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, वे मंत्रियों को परामर्श देते हैं, वे कुछ सार्वजनिक उद्यमों के मुखिया के रूप में भी कार्य करते हैं। तो साथियों यहाँ पे चारों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वेद ये प्रस्तावित करते हैं कि ये सारा ब्रह्मांड एक व्यवस्थित इकाई है जो एक सर्वव्यापी नियम के अंतर्गत है। इस नियम का क्या नाम है साथियों? तो इस नियम का नाम है रित का नियम। अगला प्रश्न है, निम्न उपनिषद में हम नचिकेता और यम के मध्य ज्ञानपूर्ण संवाद पाते हैं। इस प्रसिद्ध उपनिषद का क्या नाम है? साथियों इस उपनिषद का क्या नाम है? इसका नाम है कठोपनिषद, कठोपनिषद। अगला प्रश्न है, सुख में गुणात्मक भेद को कौन अस्वीकार करता है? तो साथियों बेंथम सुख में गुणात्मक भेद को अस्वीकार करता है, ये सिर्फ मात्रात्मक भेद बताता है, जबकि मिल इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के भेद स्वीकार करता है। अगला प्रश्न है, कर्तव्य के लिए कर्तव्य नैतिक सिद्धांत संबंधित है। साथियों कर्तव्य के लिए कर्तव्य नैतिक सिद्धांत है परिणाम निरपेक्षवाद से संबंधित है। 17वां है, अरस्तु का विश्वास था कि, क्या विश्वास था अरस्तु का? उसका विश्वास था सद्गुण को अभ्यास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। साथियों जो भी सद्गुण होता है वो एकदम नहीं आता है, धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा आता है। अगला प्रश्न है 71वां, धर्म पुरुषार्थ अन्य 3 की तुलना में प्रथम है, इसे प्राथमिक स्थान देना यह संकेत करता है कि। तो साथियों क्या संकेत करता है? 71वें का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सेकंड। ये तीनों धर्म से संबंधित और संदर्भित होकर पुरुषार्थ बनते हैं। अगला प्रश्न है 72वां, यदि आप एक अच्छा कार्य करते हैं किंतु उस अच्छे कार्य को करने के लिए रिश्वत ले लेते हैं तो आप उसके औचित्य को विकृत कर देते हैं। गांधी नीति नियम के अनुसार ये निम्न में से किसके अंतर्गत माना जाएगा? तो साथियों गांधी जी के अनुसार ये कार्य किसके अंतर्गत माना जाएगा? तो साथियों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा साधन की असुचिता, यानी साथियों गांधी जी ने साधन और साध्य दोनों को ही पवित्रता पर बल दिया है। यहाँ पर आपका जो साध्य है वो सही है लेकिन साधन यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न है 73वां, निरपेक्ष आदेश होते हैं। तो साथियों जो निरपेक्ष आदेश है वो क्या होते हैं? वो होते हैं ये सार्वभौमिक होते हैं। अगला प्रश्न है, आप एक सड़क पर दुर्घटना देखते हैं और जख्मी को तुरंत अस्पताल पहुंचाते हैं जो आपका चचेरा भाई था, अतः आप समय और धन उसके ठीक होने में लगाते हैं। कांट की नीति के नियम के अनुसार आपका ये कार्य नैतिक कार्य नहीं माना जा सकता। साथियों कांट के अनुसार ये कार्य आपका नैतिक कार्य नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? तो साथियों आपने दुर्घटनाग्रस्त के साथ सभी अच्छे करते किए क्योंकि यह आपका चचेरा भाई है। साथियों ये आपका चचेरा भाई है इसलिए आपने ये सभी अच्छे कार्य किए हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो शायद आप ये कार्य नहीं करते, इसलिए साथियों इसे कांट ने नैतिक कर्तव्य नहीं माना। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं था और वह युद्ध लड़ने के विरुद्ध तर्क दिए जा रहा था। समस्या के प्रति उसके इस दृष्टिकोण को श्री कृष्ण ने क्या नाम दिया था? साथियों गीता से संबंधित क्वेश्चन है तो उन्होंने नाम दिया था निष्काम कर्म योग। अगला प्रश्न है 76वां, जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को कहते हैं। तो साथियों जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अरहत।
अगला प्रश्न है, दंड का निवारक सिद्धांत नैतिक दृष्टि से योग्य सिद्धांत नहीं माना गया है, क्यों नहीं माना गया है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह अपराध को रोकने के लिए अपराधी को एक साधन मानता है। यह अपराध को रोकने के लिए अपराधी को क्या मानता है साथियों? एक साधन मानता है। उसको ऐसा अपराध दिया जाता है ताकि भविष्य में दोबारा कोई ऐसा अपराध नहीं कर सके। 78वां है, अशोक के अभिलेखों की भाषा है। साथियों अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी है? तो साथियों है प्राकृत भाषा, अरमेइक व ग्रीक, यूनानी, ये तीनों ही प्रकार की इसकी भाषाएं देखने को मिलती है। अगला 79 है, थेरी गाथा एक भाग है। तो साथियों थेरी गाथा किसका भाग है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा शुद्ध पिटक का। साथियों 3 प्रकार के पिटक है, विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक। तो साथियों जैन धर्म में जो शुद्ध पिटक है इसका भाग माना जाता है थेरी गाथा ग्रंथ को। 80वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया? तो साथियों कौन से अधिवेशन में किया गया था अनुमोदन? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 कराची अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, पर्याय प्रशस्ति का कौन सा श्लोक समुद्रगुप्त के नागों के विरुद्ध लड़े युद्धों का विवरण देता है? तो साथियों कौन सा श्लोक देता है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 4 7वां श्लोक। 82 है, भारत के विभाजन संबंधित माउंटबेटन योजना घोषित की गई थी। तो साथियों माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई थी? 3 जून 1947 को। अगला प्रश्न है 83वां। साथियों 83वें क्वेश्चन को आरपीसी द्वारा डिलीट कर दिया गया। अगला है 84वां, निम्न में से सूर्य या तप में होने वाली विभिन्नता का कौन सा कारक नहीं है? तो साथियों सूर्य ताप में होने वाली जो विभिन्नता है उसका कौन सा कारक नहीं है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 4 वायु सहित तथा महासागरीय धाराएं। साथ ही इसमें दिन की अवधि, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य की किरणों का नीति कोण, ये तीनों इसके अंदर शामिल है। अगला प्रश्न है, भूकंपों की उत्पत्ति के कारणों को स्पष्ट करते हुए प्रत्यास्थ पुनस्खलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। तो साथियों ये सिद्धांत किसने दिया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 4 H.F. रीड के द्वारा। आगे बढ़ते साथियों 86वां क्वेश्चन है, भारत में मानसूनी वर्षा की कौन सी विशेषताएं हैं? तो साथियों भारत के अंदर जो मानसूनी वर्षा है उसकी विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर मानसूनी वर्षा मुख्यतः स्थलाकृति से परिचालित होती है, बिल्कुल सही बात है। मानसूनी वर्षा की समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ कम होने की प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल सही है। मानसून अपसरण यानी लौटना से मध्यवर्ती भाग में तीव्र वर्षा होती है, साथियों गलत है। इसके अंदर ए और बी यानी 4 सही उत्तर हो जाएगा। 87वां है, महासागरीय धाराओं के निर्माण में सबसे प्रभावकारी कारक है। तो साथियों सबसे प्रभावकारी कौन सा है? तो साथियों वो है प्रचलित पवने। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? साथियों एक तरफ दर्रा है, एक तरफ उसकी स्थिति है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो जोजिला जो दर्रा है साथियों हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं है, जबकि बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, मोलिंगला दर्रा उत्तराखंड के अंदर है। 89 है, 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में कौन से 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले हैं? तो साथियों 500 से अधिक जो जनसंख्या वाले घनत्व वाले जो शहर है राजस्थान के वो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 4 जयपुर और भरतपुर। आगे हैं, एक उपभोक्ता का साम्य उस बिंदु पर स्थापित होता है जहां, तो साथियों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 यानी ये सभी mu1/mu2 बराबर p1/p2। दूसरा है mu1/mu2 बराबर p1/p2 बराबर आएगी सीमांत। तीसरा है mu1/p1 बराबर mu2/p2 बराबर आएगी सीमांत उपयोगिता। तो साथियों ये तीनों इसमें सही है। अगला प्रश्न है, जब भारतीय रिजर्व बैंक रिजर्व आवश्यकताओं को कम करता है तो उस स्थिति में क्या होता है? साथियों उस स्थिति में होता है बैंक अधिक मुद्रा का सर्जन करता है। उस समय क्या करता है? बैंक अधिक मुद्रा का सर्जन करता है। अगला प्रश्न है, 92 को साथियों आरबीसी द्वारा डिलीट कर दिया गया है।
93वां क्वेश्चन है, नीति आयोग की कौन सी विंग सारे राज्यों के मुख्यमंत्री व यूनियन टेरिटरी के उपराज्यपालों को मिलाकर बनी है? तो साथियों क्या बनी है इसमें? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 गवर्निंग काउंसिलिंग। 94वां है, तेंदुलकर समिति कार्य अवधि 2011-12 के अनुसार भारत में कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड, यह 21.9%। आगे बढ़ते हैं, धारणीय विकास उद्देश्य सूचकांक 2016 में भारत का कौन सा स्थान है? तो साथियों धारणीय विकास सूचकांक में 2016 में भारत का स्थान, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 110वां। 96वां है, शक्ति हर जगह है, इसलिए नहीं कि यह सबको सम्मिलित करती है, अपितु क्योंकि यह हर जगह से आती है। तो साथियों ये कथन किसका है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सेकेंड, मिशेल फूको का। अगला प्रश्न है, एक तरफ संविधान संशोधन, एक तरफ उसके अंदर जो दिया गया निर्णय है। तो साथियों यहाँ पर अगर अपन देखें तो 17वां संविधान संशोधन की अगर अपन बात करें तो ये साथियों गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य से संबंधित है। दूसरा है 25वां संविधान संशोधन, साथियों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में 25वां संविधान संशोधन किया गया। 32वां संविधान संशोधन, तो साथियों 32वां संविधान संशोधन संभामूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश वाले विवाद में किया गया। और 52वां संविधान संशोधन की बात करें तो के हितो बनाम जाचूली विवाद के अंदर इसे पारित किया गया। तो साथियों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 3, 1, 2, 4 और 3। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त हो, लेकिन अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि अनुच्छेद 370 परिवर्तन में नहीं रहेगा। ये शक्ति अधीन है। तो साथियों ये शक्ति किसके अधीन है? पहला है लोक अधिसूचना, दूसरा है संघीय मंत्रिपरिषद के परामर्श के, तीसरा है जम्मू और कश्मीर के मंत्रिपरिषद के परामर्श के, चौथा है जम्मू एवं कश्मीर की संविधान सभा के अनुशंसा पर। तो साथियों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सेकंड, पहला और चौथा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं की सदस्यता के लिए निरताओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो साथियों किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 243 F और 243 F यानी कि वे। 100 है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस में भाग लेने के लिए किस देश गए? साथियों कौन से देश गए थे? उस समय वो गए थे श्रीलंका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वैश्वीकरण को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है? तो साथियों कौन स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है? तो यहाँ पर तीसरा नहीं करता, जबकि दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं और समाजों में बढ़ता है एकीकरण, दुनिया का संकुचन है, विश्व की संपूर्णता की गहन चेतना, संपूर्ण विश्व के लोगों की सतत गतिशीलता। साथियों ये तीनों इसको स्पष्ट करते हैं, जबकि चौथा इसको स्पष्ट नहीं करता है। 102 है, सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सेकंड, एलेक्स इंकल्स। अगला प्रश्न है 103, जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है, ये परिभाषा किसके साथ ऐसा किसने कहा है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 4, R.M. मैकाइवर M.C.H. पेज। 104 है, रॉबर्ट के मर्टन द्वारा परिभाषित एक अकेले व्यक्ति द्वारा धारण की गई विभिन्न तथा विशिष्ट परिस्थितियों के संकुल को कहा जाता है। तो साथियों उसको क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशस्ति पुंज। अगला प्रश्न है 105, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? साथियों ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा S.V. केतकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 106, इनमें से कौन सी एक विशेषता सामाजिक वर्ग के लिए सही नहीं है? तो साथियों कौन सी विशेषता सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रदत्त प्रशस्ति, जबकि वर्ग चेतना, अर्जित प्रशस्ति, खुली व्यवस्था इसके लिए सही है। अगला प्रश्न है, डेविड इलेस ने निर्धनता के निम्न कारणों में से किस कारण का उल्लेख नहीं किया है? तो साथियों उन्होंने सामाजिक संबंध का उल्लेख नहीं किया है तीसरे का, जबकि निर्धनता की संस्कृति या उपसंस्कृति, व्यक्ति और सामाजिक संरचना का उन्होंने उल्लेख किया है। 108वां है, किसके अनुसार मनोबल व्यक्तियों के समूह की वह क्षमता है जो उन्हें सामान्य लक्ष्यों को
प्राप्त करने के लिए लगन एवं दृढ़ता को एक साथ रखती है। तो साथ इसका सही उत्तर हो जाएगा किसकी है ये, अलेक्जेंडर लीटन की। अगला प्रश्न 109वां, हर्ज़बर्ग के अनुसार निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरक तत्व है? तो साथियों कौन सा एक अभिप्रेरक तत्व है? कार्य एवं कार्य स्वयं। 110वें क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तरफ सिद्धांतकार का नाम है, एक तरफ सिद्धांत है। तो साथियों कौन सा सिद्धांत किसने दिया है? यहाँ पे देखेंगे हर्ज़बर्ग की बात करें तो साथियों इन्होंने दिया है नौकरी समर्थन का सिद्धांत। मेस्लो की बात करें तो आवश्यकताओं का पद सोपान। मैकग्रेगर की बात करें तो साथियों इन्होंने दिया है सिद्धांत एक्स एवं सिद्धांत वाई। और एल डर्फर की बात करें तो साथियों इन्होंने सिद्धांत दिया है यहाँ पे ERG सिद्धांत। साथियों सही उत्तर हो जाएगा 5, 2, 1 और 3। आगे बढ़ते हैं। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य विवाद संबंधित है। तो साथियों विवाद किससे संबंधित है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित है। 112वां है प्रशासन में जन सहभागिता के औपचारिक तरीकों में सम्मिलित है। तो साथियों कौन कौन से इसमें से सम्मिलित है? सही उत्तर है साथियों 2 और 3, यानी दबाव समूह और सलाहकारी समितियां। अगला प्रश्न है सम्यक कर्मांक यानी दुख निवृत्ति के बहुत अष्टांगिक मार्ग का क्या है साथियों? ये बहुत अष्टांगिक मार्ग का सम्यक वाक का अनुगामी एवं सम्यक आजीविका का पूर्वगामी सोपान है। अगला प्रश्न है कांट से संबंधित नहीं है। तो साथियों चारों में से कौन सा संबंधित नहीं है कांट से? साथियों परिणाम सापेक्षवाद नहीं है, परिणाम निरपेक्षवाद, शुभ संकल्प, बुद्धिपरतावाद, ये तीनों कांट से संबंधित है। अगला प्रश्न है गीता के अनुसार कर्म योग का अर्थ है। साथियों गीता के अनुसार कर्म योग का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कामना रहित कर्म करना। आगे बढ़ते हैं साथियों। 116वां क्वेश्चन श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया और युद्ध हिंसा का एक रूप है। इसका अर्थ है कि गीता अच्छे कार्य के लिए हिंसा को स्वीकृति देती है। इसके बावजूद महात्मा गांधी जो अहिंसा के पुरोधा माने जाते हैं उन्हें गीता का श्रेष्ठ अनुयायी माना जाता है। क्यों माना जाता है साथियों? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अहिंसा का अर्थ कायरता और स्वयं के कर्तव्य पलायन से नहीं है। अगला प्रश्न है सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। तो साथियों ये कहा था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन नागरिकता शिक्षा के उद्देश्य के लिए मानव संबंधों से संबंधित अनुभव और ज्ञान का एकीकरण है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो साथियों ये परिभाषा जो दी गई है वो दी गई है बेरेल के द्वारा। अगला प्रश्न है 119वां पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित है जो विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ये कथन किसका है? तो साथियों ये है मुंद्रो का कथन। अगला प्रश्न है निम्न में से सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत सिवाय। तो साथियों पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत कौन सा नहीं है? साथियों रूढ़िवादिता इसका सिद्धांत नहीं है, जबकि अनुभवों की पूर्णता, लचीलापन और सहसंबंधी तीनों इसके सिद्धांत है। आगे बढ़ते साथियों बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने उपखंडों में विभाजित किया? तो साथियों बीएस ब्लूम ने किया था 6 खंडों में उपविभाजित। आगे बढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कितने प्रकार के सहसंबंध पाए जाते हैं? साथियों इसमें पाए जाते हैं 3 प्रकार के सहसंबंध। अगला है निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षेत्र पर्यटन। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा चर्चा का एक रूप है जो सामूहिक रचनात्मक विचार को सक्षम बनाता है? साथ इसका सही उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क उत्प्लावन। अगला प्रश्न है 125वां ब्लूम का वर्गीकरण पदानुक्रम संगठन है। साथियों ये किसका संगठन है पदानुक्रम? तो ब्लूम ने ये कहा था साथियों संज्ञानात्मक उद्देश्य के बारे में। 126वां है ग्राफ किस प्रकार की शिक्षण साहित्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं? साथियों ये आते हैं दृश्य सामग्री के अंतर्गत। अगला है इनमें से श्रव्य दृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है। तो साथियों चारों में से ऐसी कौन सी जो श्रव्य और दृश्य दोनों नहीं है?
तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा टेप रिकॉर्डर। साथियों ये सिर्फ श्रव्य हैं, दृश्य नहीं है, जबकि दूरदर्शन, वीडियो टेप, डॉक्यूमेंट्री फिल्म ये श्रव्य दृश्य दोनों हैं। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का लक्षण नहीं है? तो साथियों भ्रामक जो यहाँ पे है ये अच्छी पाठ्य पुस्तक का लक्षण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी अभिशंसा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में नहीं की गई थी? तो साथियों पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनाना ये इसमें अनुशंसा नहीं की गई थी, जबकि पर्यावरण शिक्षा को स्कूल स्तर पर सम्मिलित करना, मूल्यांकन प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन करना, पाठ्यक्रम को समता और समावेशी बनाना ये तीनों इसमें अभिशंसा की गई थी। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की अध्यक्षता किसने की थी? तो साथियों अध्यक्षता किसने की थी? प्रोफेसर यशपाल के द्वारा। अगला है एक सामाजिक अध्ययन शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण को कैसे रोचक एवं प्रभावी बना सकते हो? तो साथियों कैसे प्रभावी बना सकते हो, इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करके। 132वां है, इनमें से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान शिक्षण का गुण नहीं है? तो साथियों कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षक का गुण नहीं है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पक्षपात, जबकि स्वयं के विषय पर अधिकार, परिश्रमी, सहनशीलता इसके गुण हैं। अगले प्रश्न पे देखते हैं, NCF 2005 के अनुसार इनमें से कौन सा माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो साथियों माध्यमिक स्तर पर कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण के कौशल विकसित करना ये माध्यमिक स्तर का सामाजिक विज्ञान का लक्षण उद्देश्य नहीं है, जबकि आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को समझना, नागरिकों के अधिकार और उत्तरदायित्व को समझना, अपने पर्यावरण के संबंध में स्थानीय समुदायों के अधिकारियों की सराहना करना साथियों इसके अंदर संबंधित है। आगे बढ़ते हैं साथियों, कौन सा परीक्षण छात्रों के स्वतंत्र चिंतन का परीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है? तो साथियों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा थर्ड, निबंधात्मक प्रश्नों का परीक्षण। अगला प्रश्न है, वार्षिक परीक्षा में मूल्यांकन निम्नलिखित मूल्यांकन श्रेणियों में से कौन से मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? तो साथियों जो वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन होता है वो आता है योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, 36वां है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों की विशेषता नहीं है? तो साथियों ये व्यक्तिनिष्ठ नहीं होते हैं। व्यक्तिनिष्ठ यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उच्च स्तरीय विश्वसनीयता इनमें नहीं पाई जाती है वस्तुनिष्ठ में, जबकि मितव्ययता, व्यक्तिनिष्ठता, अल्प विषय वस्तु की व्यापकता इनमें पाई जाती है। अगला 137वां, सामाजिक अध्ययन की प्रायोजना का उपक्रम करने के लिए आप सबसे पहले किस चरण का पालन करोगे साथियों? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा परिस्थिति उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है 138, इनमें से किस स्थल से हल्का मिट्टी का मॉडल मिला है? तो साथियों हल्की मिट्टी का जो मॉडल है वो मिला है साथियों बनावली सभ्यता से। अगला 139वां है, इनमें से किसकी पूजा ऋग्वेद काल में नहीं होती थी? तो साथियों किसकी पूजा नहीं होती थी? तो साथियों लिंग की पूजा यहाँ पे नहीं होती थी, जबकि अग्नि, पृथ्वी, वायु इनकी पूजा होती थी। अगला 140वां, किस बौद्ध संगति के उपरांत महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ? तो साथियों कौन सी बौद्ध संगति के बाद महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो साथियों कौन सा इसमें से प्रांतीय केंद्र नहीं था? सही उत्तर हो जाएगा सेकंड, कौशाम्बी नहीं था, जबकि तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली इनका केंद्र था। 142 कबीर रैदास व सेना अनुयायी थे। तो साथियों किसके अनुयायी थे? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा रामानंद के अनुयायी थे। 143वां, सूफी शेख हमूमुद्दीन नागौरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, मीर सैयद अली व अब्बू समद किनके दरबार के चित्रकार थे साथियों? तो किसके दरबार के चित्रकार थे ये? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सेकंड, हुमायूं व अकबर के दरबार के। अगला प्रश्न है, अकबर के राज्यकाल में मीर बख्शी किस विभाग का अध्यक्ष था? तो साथियों अकबर के राज्यकाल में मीर बख्शी किस विभाग का अध्यक्ष था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा थर्ड, सैनिक मामले का यहाँ पे अध्यक्ष था। अगला 146वां है, शिवाजी की सेना की घुड़सवार जिन्हें घोड़ा और शस्त्र राजे द्वारा दिए जाते थे कहलाते थे। तो साथियों क्या कहलाते थे ये? तो यहाँ पर
सही उत्तर हो जाएगा 4 बारगीर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों कौन था भारत का गवर्नर जनरल उस समय कांग्रेस की स्थापना के समय? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। आगे बढ़ते हैं। 148वां, 4 जुलाई 1776 अमेरिका के इतिहास की एक महत्वपूर्ण तिथि है। साथियों इस दिन क्या हुआ था अमेरिका में? इस दिन अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी 4 जुलाई 1776 को। अगला है 149वां, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों ये नीदरलैंड के हेग में स्थित है। और आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, गुण निरपेक्ष आंदोलन का औपचारिक आरंभ हुआ था। तो साथियों ये आरंभ कहाँ से हुआ था? ये जो अमेरिका में के बेलग्रेड में जो साथियों सम्मेलन हुआ था 1961 में, वहीं से इसका औपचारिक आरंभ माना जाता है। तो साथियों ये था आज का 2016 का पेपर जो आरपीएससी द्वारा लिया गया था। तो साथियों पेपर में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इन्हें पूरा ज़रूर देखें और तैयारी के साथ साथ ऐसे प्रश्नों पर आप नज़र बनाए रखें साथियों, तभी आपका लक्ष्य आप प्राप्त कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों इन पेपरों को आप देखें। और मैं सभी पेपरों को साथियों आपके सामने साइट से ऑथेंटिक आंसर की सही साथियों आपको बता रहा हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये निश्चित रूप से आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे साथियों। और लोक प्रशासन की क्लासें अपनी चल रही है साथियों, 6 क्लासें अपन ने डाल दी है और जल्दी दर्शन शास्त्र की क्लासें भी साथियों शुरू करेंगे। साथियों वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को कहें कि आरपीएससी एसएसटी की तैयारी निःशुल्क करवाई जा रही है साथियों। और आपने जो प्यार और सम्मान मुझे दिया है साथियों उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।